है ना। बात करते हैं कंक्रीट में, तो कंक्रीट का जो लिमिटिंग स्ट्रेंथ होता है ना इज़ द क्रसिंग स्ट्रेंथ हो गया इन द कंप्रेशन। मतलब कंक्रीट का जो लिमिटिंग स्ट्रेंथ होगा वो क्रसिंग स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन के लगभग जो है बराबर होता है। फिर परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील की सिग्मा एस टी जो होता है वो 0.55 एफ ऑफ वाई होता है। वो कैसे आता है, क्योंकि एफ ऑफ वाई परमिसिबल क्राइटेरिया स्ट्रेंथ हो गया डिवाइड बाय 1.8 जो है उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा, तो उसे डिवाइड करने पर 0.55 एफ ऑफ वाई आ जाता है सिग्मा एस टी। फिर परमिसिबल जो है कंप्रेशन स्ट्रेस होता है कंक्रीट। कंक्रीट कैसा आता है सिग्मा सी कंक्रीट में तो होता है 0.33 एफ सी के होता है, एफ सी के डिवाइड बाई 3 जो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया। फिर इफेक्ट ऑफ विंडो और अर्थक्वेक परमिसिबल जो है वैल्यू फॉर स्ट्रेस हो गया इन स्टील एंड कंक्रीट आर इंक्रीज्ड बाय 33%। अगर विंड या अर्थक्वेक का अगर इफेक्ट जो है पड़ता है परमिसिबल स्ट्रेस पे, तो परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू को जो है 33% से इंक्रीज कर देते हैं। बात करते हैं मॉडुलर रेशियो। मॉडुलर रेशियो होता क्या है, इन द इलास्टिक थ्योरी स्ट्रक्चर जो है हैविंग डिफरेंट मटेरियल आर मेड इक्विवेलेंट टू वन कॉमन मटेरियल होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि दो डिफरेंट मटेरियल को एक मटेरियल के रूप में लिखने के लिए मॉडुलर रेशियो का यूज़ करते हैं। जैसे अब कंक्रीट और स्टील है, दोनों को एक मटेरियल मानने के लिए मॉडुलर रेशियो का जो है यूज़ किया जाता है। बात करते हैं मॉडुलर रेशियो, एक होता है शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो होता है, तो लॉन्ग टर्म में मॉडुलर रेशियो का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो में ये होता है मॉडुलर रेशियो एम जो होता है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इस ES अपॉन EC। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जिसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁵ न्यूटन/m², एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की वैल्यू होती है 5000 √f c के। लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो में क्या हो जाएगा, m = 280/3 सिग्मा CBC, जहाँ पे सिग्मा CBC क्या होता है, कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। फिर कंसीडर जो है ना पार्शियल इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज। तो ये जो फार्मूला होता है उसमें क्रीप और श्रिंकेज के पार्शियल इफेक्ट को भी जो है कंसीडर जो है किया जाता है। अब बात करते हैं अजम्पशन ऑफ WHM। इससे कई क्वेश्चन आए हुए हैं। अजम्पशन ऑफ WHM की बात करें तो अधेशन ऑफ कंक्रीट ऑफ टू स्टील इज परफेक्ट विथ द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील अप टू परमिसिबल स्ट्रेस। मतलब कहना चाह रहा है ये कि अधेशन ऑफ कंक्रीट टू द स्टील इज परफेक्ट। इसके कहने का मतलब है कि अधेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट पार्टिकल के बीच जो बॉन्डिंग होता है उसको अधेशन बोलते हैं। कंक्रीट एंड स्टील मतलब कंक्रीट और स्टील के बीच जो बॉन्डिंग होता है वो एकदम परफेक्ट इलास्टिक की बॉन्डिंग होना चाहिए। ये पहला पॉइंट में आएगा। दूसरा बोला गया है एट एनी एक्स प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ये तो यूनिवर्सल एजम्पशन है, सभी मानते हैं कि प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग आफ्टर बेंडिंग में हमें रिमेन प्लेन होना चाहिए। मतलब लोड लगने के पहले ही प्लेन, लोड लगने के बाद भी प्लेन होना चाहिए सेक्शन। फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट रिमेन द सेम एट ऑल स्ट्रेसेस एंड डज नॉट चेंज विथ द ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेसेस। मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट का जो होता है वो सभी जगह जो है ना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है ना हर जगह सेम होना चाहिए, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग चेंज नहीं होना चाहिए। और टेंशन इज इंटायरली बाय द स्टील। जाहिर सी बात है टेंशन जितना भी कंक्रीट में जितना भी टेंशन आएगा वो पूरा स्टील के द्वारा जो है ना बियर करना चाहिए। दे आर नो इनिशियल स्ट्रेस हो गया इन स्टील व्हेन इट इज़ एम्बेडेड हो गया इन कंक्रीट में, स्टील में कोई भी इनिशियल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। चलिए सबसे मेन चीज़ स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ सिंगल रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन WHM के केस में। WHM क्या होता है, बीम का विड्थ B हो गया, डेप्थ जो है इफेक्टिव डेप्थ D हो गया, ये नेचुरल एक्सेस हो गया, नेचुरल एक्सेस तो उसको एक्सेस डिनोट कर देते हैं। और स्टील है तो यहाँ पे स्टील हो गया। टोटल यहाँ से स्टील तक का जो सेंटर सीधे तक का डिस्टेंस होता है वो इफेक्टिव डेप्थ D होता है, तो D-6 से यहाँ वैल्यू हो गया x हो गया D-6 से। कंप्रेशन में जो होता है सिग्मा CBC होता है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया। और टेंशन में सिग्मा ST/m हो गया, मॉडुलर रेशियो जो होता है। और यह इस कंप्रेशन के सेंटर से टेंशन के सेंटर तक की डिस्टेंस को लीवर आर्म बोलते हैं, तो वो चीज़ हो गया। कंप्रेसर जो फोर्स यहाँ पे एक्ट करता है और टेंसाइल फोर्स जो एक्ट करता है उन दोनों के बीच डिस्टेंस होता है ना उसको लीवर आर्म। बात करते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सेस NA जो होता है ना, तो वो होता है इसको निकालने का क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ एरिया कंप्रेशन का और टेंशन का मोमेंट ऑफ एरिया जो है दोनों को बराबर कर देंगे। उससे क्या आएगा, हाफ सिग्मा CBC x × B इज इक्वल टू m × AST सिग्मा ST/m ये आ जाता है।
फिर ये जो ट्राइंगल है इसमें सिग्मा ट्राइंगल लगा करके सिग्मा सी बी सी बाई एक्स ए, सिग्मा सी बी सी बाई एक्स ए और सिग्मा एस टी बाई एम इंटू टी माइनस एक्स ए, ये करके फिर इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने से आता है बी एक्स ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए। तो ये चीज़ आता है एक्चुअल नेचुरल एक्सिस एन ए ज्ञात करने के लिए ये वाला फार्मूला जो निकल के आ जाता है। बात होते हैं सेकंड क्रिटिकल डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सिस की बात होते हैं बैलेंस सेक्शन के केस में। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सिस, अब क्रिटिकल डेप्थ क्या होगा जब वो सेक्शन जो है बैलेंस माना जाएगा। तो बैलेंस केस में क्या होता है बात करते हैं, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है। एक्स जो होता है एम सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाय एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। अब ये एम सिग्मा सी बी सी प्लस एस टी, ये क्रिटिकल डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सिस जो है इसको के सी मान लिए इंटू डी हो गया, तो एक्स इंटू के सी इंटू डी। अब एम मॉडल रेशियो की वैल्यू क्या होता है 280/3 सिग्मा सी बी सी होता है, और एम इंटू सिग्मा सी बी सी उसकी वैल्यू हो जाएगी अपना जो है 93.33। अब सिग्मा सी बी सी कैसे 93.33 हो गया, तो वो M2025 के लिए अलग अलग सिग्मा सी बी सी वैल्यू जो है ना जिसे ले सकते हैं उससे ये गुणा करके ये होता है। फिर एक्स सी इज इक्वल टू एफ सिग्मा एस टी होगी, जाहिर से डिपेंड ओनली ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील, जाहिर से डिपेंड करेगा। अब एक्स इंटू के सी इंटू डी हो गया। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सिस जो है, तो के सी की वैल्यू क्या हो गया 250 के लिए 0.4 होता है, 415 के लिए 289 हो गया, और 500 के लिए 253 होगा। तो ये आप याद रखो ताकि डायरेक्ट जो है अब इसमें वैल्यू पुट करके क्रिटिकल डेप्थ जो है निकाला जा सके। तो के सी 250 के लिए 0.4, 415 के लिए 289 और एफ 500 के लिए 0.253। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। बात करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बैलेंस सेक्शन ना। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं बैलेंस सेक्शन के अंदर। तो बैलेंस में क्या होता है कि बैलेंस सेक्शन में ऐसा होता है जब नेचुरल एक्सिस जो होता है वो क्रिटिकल एक्सिस डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सिस जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सिस होता है वो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सिस के बराबर हो जाता है, तो उस सेक्शन को बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। अब वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है फोर्स इंटू लीवर आर्म होता है वो। अब फोर्स इंटू लीवर आर्म, तो इसका शॉर्ट ट्रिक जो होता है वो होता है क्यू इंटू बी डी स्क्वायर। अब क्यू क्या होता है, क्यू जो होता है क्यू डैश प्लस सिग्मा सी बी सी बी डी स्क्वायर में तोड़ दिया। क्यू क्या होता है हाफ इंटू जे जे लीवर आर्म इंटू के इंटू सी होता है। तो इसके वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं शॉर्ट जल्दी गुणा करने के लिए, ताकि जल्दी से आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकें। तो एफ 250 0.173 और एफ 415 में कहते हैं 0.130। तो अब ये वैल्यू रखिए, फिर सिग्मा सी बी सी वैल्यू बी डी स्क्वायर से डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं अगर एक्चुअल डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सिस की वैल्यू अगर कम है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सिस से, तो उसको अंडर रिस्पॉन्स सेक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इस केस में एफ एस टी जो होता है, जो स्टील का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बैलेंस सेक्शन के बराबर होता है। एफ सी बी सी जो सिग्मा सी बी सी से उसके वैल्यू जो फोर्स आता है है ना, वो कंप्रेशन में जो एफ सी बी सी फोर्स आएगा वो सिग्मा सी बी सी परमिशन कंप्रेसिव बेंडिंग कंप्रेशन से उसकी वैल्यू जो कम होगी। उसी तरीके से ई एस टी स्टील का जो भी उसमें लोड आएगा जो भी टेंशन लोड आएगा वो भी अपना एरिया ऑफ टेंशन रिस्पॉन्स, तो ए भी एरिया ऑफ टेंशन बैलेंस से जो है कम होगा। अब फेलियर क्या होता है अंडर रिस्पॉन्स फेलियर डटाइल जो है ना फेलियर जो होता है मतलब वार्निंग शो करेगा टूटने से पहले। डीपर जो है बीम होता है डेप्थ जो है ज़्यादा होता है अंडर रिस्पॉन्स सेक्शन में, और कर्वेचर ऑफ बीम जो है ना इसमें इंक्रीज होता है। वहीं पे अगर एक्चुअल डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सिस अगर बराबर हो जाए क्रिटिकल डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सिस एक्सी से, तो बैलेंस रिस्पॉन्स सेक्शन उसको बोलते हैं। और पे एफ सी जो होता है जो आने वाला जो लोड होता है ना वो परमिशन टेंसाइल लोड की जो है परमिशन स्ट्रेस की जो है लगभग बराबर हो जाता है। फिर अगर एक्चुअल डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सिस अगर बड़ा आता है क्रिटिकल डेप्थ से, तो उसको ओवर रिस्पॉन्स सेक्शन जो है कहते हैं। ओवर रिस्पॉन्स सेक्शन में क्या होता है कि जो लोड आने वाला रहता है एफ सी बी सी, वो सिग्मा सी जो परमिशन लोड जो कॉन्क्रीट का होता है उसके लेवल लगभग बराबर होता है, लेकिन जो टेंशन में जो लोड लगता है वो जो है वो परमिशन टेंसाइल स्ट्रेस से जो है कम होता है। तो सॉरी ये मतलब थोड़ा ओवर रिस्पॉन्स में क्या होगा कि जो कंक्रीट में जो लोड आएगा कंक्रीट में जो लोड आने वाला है वो
परमिसिबल कंक्रीट का परमिसिबल लोड से कम होगा। और वहीं पे स्टील में रेनफोर्समेंट को से जो लोड आता है, जो लोड को स्टील जो लोड सह पाएगा, तो वो आने वाले लोड से जो कंक्रीट में जो लोड लग रहा है टेंसाइल वाला, उससे काफ़ी उसकी ज़्यादा जो है ना स्ट्रेंथ होती है। तो ये हो गया सैलो हो गया। प्लस कर्वेचर से इसका काम होता है, ओवर कर्वेचर का काम होता है डिफ्लेक्शन, इसमें कम देखने को मिलता है। प्राइमरी जो कंप्रेशन फेलियर जिसमें आता है, बिटर फेलियर जिसमें आता है ओवर एनफोर्स सेक्शन में। और AST जो होता है वो AST बैलेंस से ज़्यादा आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। मूवमेंट रेजिस्टेंस अगर अंडर एनफोर्स का केस अगर देखें तो अंडर एनफोर्स मूवमेंट रेजिस्टेंस जो कंप्रेशन साइड जो होता है वो होता है B/XA, और FCVC प्लस 0 डिवाइड बाई 2 हो गया। कंप्रेसिव फोर्स होता है इंटू डी लीवर आर्म, लीवर आर्म क्या होता है D-XA/3। वहीं पे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है ना, टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म होता है σ/m होता है इंटू MAST इंटू D-XA/3। ये सारी चीज़ें जो होती हैं। बात करते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है ना, अगर मैं बात करूँ बैलेंस सेक्शन की, तो बैलेंस सेक्शन में क्या होता है कि बैलेंस सेक्शन में जाहिर बात है XA इक्वल टू XC क्रिटिकल डेप्थ के जो है बराबर हो जाएगा। तो मूवमेंट रेजिस्टेंस क्या होगा कि अपना मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो कंप्रेसिव साइड की बात करें तो वो होता है कंप्रेसिव फोर्स। और कंप्रेसिव फोर्स में जो होता है नेचुरल एक्सिस XA ना लेकर के क्रिटिकल एक्सिस वहाँ पे लेंगे XC, और परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है ना कंक्रीट करेंगे। तो कंक्रीट जो सिग्मा CBC होगा प्लस 0 डिवाइड बाई 2 और D-XA/3 ना करके क्रिटिकल डेप्थ ले लेंगे XC/3 ले लेंगे। तो ये सेम उसी तरह से मूवमेंट रेजिस्टेंस टेंसाइल साइड में σ/ST/m इंटू MAST इंटू D-XA/3 ये चीज़ ले लेते हैं। बात करते हैं ओवर एनफोर्स सेक्शन में। तो ओवर एनफोर्स सेक्शन में क्या होता है कि ओवर एनफोर्स सेक्शन में जाहिर सी बात है कंक्रीट जो है ना वो टेंशन में फेल होगा नहीं, तो मूवमेंट रेजिस्टेंस का कंप्रेसर साइड में निकाल देते हैं खाली। तो B/XA और सिग्मा CBC प्लस 0/2 D-XA/3। मूवमेंट और रेजिस्टेंस टेंशन साइड पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि वो कंप्रेशन में ही वो कंक्रीट जो है ना वो फेल हो जाएगा। तो पहले ही फेल हो जाएगा तो मूवमेंट रेजिस्टेंस टेंशन तो आया ही नहीं, तो ये चीज़ जो है पॉसिबल नहीं होगा। बात करते हैं नेक्स्ट स्नैपिंग ऑफ कंक्रीट जो होता है ना, मतलब कंक्रीट किस तरह से स्नैप कर पाता है रेनफोर्समेंट ना। तो अकॉर्डिंग जो लोड जो है ना अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट वजह से जो है ना स्नैप आता है। प्रोवाइड जो है मिनिमम जो है रेनफोर्समेंट टू अवॉइड स्नैपिंग EST मिनिमम डिवाइड बाई BD इज इक्वल टू 0.85 डिवाइड बाई F(y). तो मिनिमम ले लेंगे। मैक्सिमम जो रेनफोर्समेंट जो होता है वो होता है जो ग्रॉस एरिया होता है उसका 4% से ज़्यादा जो है ना नहीं लेना चाहिए, ये एक थंब रूल है। तो 4% ऑफ BD ग्रॉस एरिया का 4% से अधिक जो है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स कुछ टेबल की। तो जैसे कि एलिमेंट अगर स्लैब है तो उसमें मिनिमम कोर जो है ना 20 mm का प्रोवाइड करना चाहिए। कोई बीम है तो मिनिमम कोर जो है 25 mm का प्रोवाइड करना चाहिए। कोई कॉलम है तो मिनिमम कोर 40 mm का प्रोवाइड करना चाहिए। कोई फुटिंग है तो मिनिमम कोर 50 mm का प्रोवाइड करना चाहिए। उसी तरीके से अगर यूनिट वेट गामा, तो गामा RCC का यूनिट वेट जो है 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब लेते हैं। वहीं पे अगर यूनिट वेट है PCC का 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब लेते हैं। वहीं पे यूनिट वेट जो है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का क्या है 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब लिया जाता है। बात करते हैं इसका तो स्ट्रेस इन स्टील ऑन टेंशन साइड जो होता है वो मॉडुलर रेशियो इंटू स्ट्रेस इन सराउंडिंग कंक्रीट एंड स्ट्रेस इन स्टील ऑन कंप्रेस साइड इज इक्वल टू 1.5 इंटू मॉडुलर रेशियो इंटू स्ट्रेस इन कंक्रीट सराउंडिंग कंक्रीट। तो ये चीज़ होता है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर कोई टी बीम है तो उसका टी बीम का विड्थ ऑफ फ्लैंज जो है ना कितना होता है। तो विड्थ ऑफ फ्लैंज निकालने के लिए क्या होता है कि मिनिमम ऑफ L0/6 प्लस विड्थ ऑफ वेब प्लस 6 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ जो है फ्लैंज जो है ना, या फिर विड्थ ऑफ वेब प्लस L1/2 प्लस L2/2 इन दोनों में जो भी मिनिमम वैल्यू होती है उसको लिया जाता है। L1 क्या होता है कॉलम से कॉलम एंड कॉलम से बीच वाले कॉलम को जो बीच के उसको L1 हो गया, और बीच वाला जो कॉलम होता है उसमें L2 डिस्टेंस होता है, ये हो गया। वहीं पे अगर आइसोलेटेड टी बीम है, अगर टी बीम अगर अकेला है तो उस हिस्से में क्या होता है विड्थ ऑफ फ्लैंज जो होगा वो होगा L0 डिवाइड बाय L0/B प्लस 4 प्लस विड्थ ऑफ वेब होगा, या फिर बी मतलब एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज। इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा वो चीज़ विड्थ ऑफ फ्लैंज में कंसिडर कर लिया जाएगा।
L1 क्या है, L1 L2 जो है ना क्लियर स्पैन होगा फॉर ऑर्डर बीम, L0 जो है ना डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। फॉर जो है ना एल बीम, अगर बीम की बात करें तो एल बीम में क्या होता है, एल बीम में विड्थ ऑफ फ्लैंज जो होता है वो L0/12 हो गया प्लस विड्थ ऑफ प्लस 3 टाइम्स डेप्थ ऑफ फ्लैंज हो जाएगा, है ना। ये एल बीम के लिए क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ फ्लैंज जो होगा वो होगा L0/12 हो गया, विड्थ प्लस विड्थ ऑफ वेब प्लस 3 डेप्थ ऑफ फ्लैंज हो जाएगा, और विड्थ ऑफ वेब प्लस L1/2 इन दोनों में जो भी मिनिमम जो आएगा उसको एल बीम में विड्थ ऑफ फ्लैंज के रूप में जो है ले लेंगे। आइसोलेटेड एल्बम की बात करें तो उसमें होता है 0.5 L0 डिवाइड बाई L0/B प्लस 4 प्लस विड्थ ऑफ वेब और बी, दोनों में जो भी मिनिमम होगा उसको लेंगे। बी मतलब विड्थ ऑफ फ्लैंज, एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज ये वाला की इसकी बात हो रही। अब सिंगल सपोर्ट केस में क्या क्या होता है, अपना इफेक्टिव लेंथ होता है ना, अपना क्लियर जो इफेक्टिव जो लेंथ होता है वो क्लियर जो स्पेसिंग जो उसको बराबर होता है। और इसमें जो इफेक्टिव लेंथ होता है ना क्लियर स्पेसिंग की लेंथ का जो है एल इफेक्टिव का 0.7 टाइम्स होता है ना, ये वाला जो रियल लेंथ जो होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, टी बीम में क्या लेना, टी में L0/6 लेना है, और एल बीम में क्या है L0/12 विड्थ ऑफ वेब प्लस 3 टाइम्स डेप्थ ऑफ फ्लैंज है, और टी बीम में क्या है L0/6 विड्थ ऑफ वेब प्लस 6 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लैंज है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है।